नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाएं। और ये जो क्लास है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि डेली करंट अफेयर की क्लास ये जो चालू हुई है, ये MIQ नाम हमने दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है। और ये जो क्लासें हमने आपको बताया था कि ये इन एग्जामों को लिए ही बड़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि करंट अफेयर का महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसको देखते हुए द काउंसिल ने इस सेगमेंट को शुरू किया है। और आप इसमें लगातार बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें, कमेंट करते रहें, उससे मेरा मार्गदर्शन होगा आपके कमेंट से। किस तरह से इसको आप ले पा रहे हैं, किस तरह से इसका फ़ायदा आपको मिल पा रहा है, ये आप बताते चलिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षाएं इस बार आयोजित होंगी, चाहे यूपीएससी होगी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के साथ अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी वनडे की भी, आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे यहाँ से। तो क्लास आज की हम अपनी शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है, पूछ रहा है। ए है युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से, बी है समझौता, सी है युद्ध के दौरान मतभेद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जिनेवा कन्वेंशन है युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से संबंधित है। के मानदंडों को ये उजागर करता है। जब आप युद्ध करें तो युद्ध के दौरान जो लड़ाकू व्यवहार है, जो लड़ रहे हैं, उनके व्यवहार के जो मानदंड है उसको ये उजागर करता है। ये जिनेवा कन्वेंशन जो सिद्धांत है। हाल ही में आप देखेंगे यूक्रेन पर जैसा कि रूस ने आक्रमण कर दिया है, तो उसको देखते हुए, इस सशस्त्र आक्रमण को देखते हुए कई नागरिक बुनियादी ढांचे इसको प्रभावित हुए हैं। इस युद्ध से जो रूस ने यूक्रेन पे किया, इससे जो है कि आप देखेंगे नागरिक बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं कई। अब आप देखेंगे इसमें मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भी चिंता बढ़ गई है। तो जिस कारण ये जिनेवा कन्वेंशन चर्चा में रहा। तो युद्ध के दौरान जो लड़ाकू व्यवहार के नियम है उससे ये संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन है। इसका जो सही उत्तर आपको दिख रहा है वो होगा ए, युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम। देखिए आप इसके बारे में, तो आपको जिनेवा कन्वेंशन के फोटो दिख रहा है जिस समय ये जिनेवा कन्वेंशन हुआ। तो जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों को उजागर करने वाले सिद्धांतों का एक समूह आपको दिखेगा। और यूक्रेन पर रूस के सशस्त्र आक्रमण के दौरान कई नागरिक बुनियादी ढांचे इससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे की भी चिंता इसमें बढ़ गई है, जैसा कि हमने आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सफेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है। ध्यान से देखिएगा, सफेद रंग का मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया। ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि सफेद रंग का मेनहीर, ये सफेद रंग का है मेनहीर, और ये जाने जाने वाला लौह युग का पत्थर है, किस भारतीय राज्य में खोजा गया, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे तेलंगाना, बी है पंजाब, सी है बिहार, और डी है आपको दिल्ली दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये देखेंगे कि हाल ही में तेलंगाना में आप देखेंगे लौह युग का एक विशाल सफेद पत्थर जिसे मेनहीर नाम के जाना गया है। ये तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक गांव में जो है एल्लारी गुडेम करके एक गांव है, उसी के सड़क के किनारे इसको खोजा गया है। तो तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में खोजा गया है इसको। अब महबूबाबाद जिले के कौन से गांव में, तो एल्लारी गुडेम करके है में एक सड़क के किनारे इसको खोजा गया है मेनहीर को। अब ये पुरातत्वविदों के अनुसार ये मेनहीर जो है कि एक मृत व्यक्ति की याद में रखे गए लौह युग के पत्थर हैं। अब ये जो लौह युग उस समय चला था, ये 3500 वर्ष पुराना लौह युग था। तो 3500 वर्ष पुराना था। ये पुरातत्वविद ऐसा कह रहे हैं कि मेनहीर एक मृत व्यक्ति की याद में रखे गए लौह युग के एक पत्थर हैं। तो आपको दिखाते हैं ये सफेद रंग के मेनहीर जो हैं, आपको फोटो में ये दिखाई दे रहा होगा, ये मेनहीर है। तो आपको ये सफेद रंग का मेनहीर दिखाई दे रहा है जो पत्थर का है। तो लौह युग का एक विशाल सफेद पत्थर जिसे मेनहीर के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक गांव एल्लारी गुडेम में सड़क के किनारे खोजा गया।
और पुरातत्वविदों के अनुसार इसमें क्या कहा गया कि मेनहिर एक मृत व्यक्ति की याद में रखे गए लौह युग जो है 3500 पुराना एक पत्थर है। तो आपको ये पत्थर हमने आपको दिखा दिया है, आपको फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पंडितथन मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पंडितथन मंदिर के संबंध में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है ए मेघालय, बी है उड़ीसा, सी है जम्मू और कश्मीर और डी है तमिलनाडु। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर बात करें ये पंथेदन मंदिर की, तो ये जो मंदिर है आप देखेंगे बदामी बाग श्रीनगर में स्थित है। कहां पे स्थित है? बदामी बाग श्रीनगर में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। अब ये 8वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल है, आपको दिखेगा। तो ये जो है कि श्रीनगर के बदामी बाग में आपको दिखेगा। अब ये जो है कि एक 8वीं सदी का जो है विरासत स्थल है। और भारतीय सेना के चिनार कोव ने हाल ही में इस स्थल का कायाकल्प किया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। तो इसका कायाकल्प किया गया। अब इस संबंध में आप देखेंगे यूनिट को संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक जो प्राधिकरण होता है द्वारा इसको मान्यता दी गई है। किसके द्वारा इसको मान्यता दी गई इस मंदिर को? तो संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इसको मान्यता दी गई। इसका जो सही उत्तर है, ये पूछ रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी जम्मू और कश्मीर में। आप मंदिर को देखिए, आपको ये मंदिर दिखाई दे रही है पंथेदन मंदिर। ये बदामी बाग श्रीनगर में स्थित है। अब यह एक जो है 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है। अब बात करें तो भारतीय सेना के चिनार कोर ने जो है कि हाल ही में इस स्थल का कायाकल्प किया, जैसे हमने आपको बताया। अब इस संबंध में यूनिट को जो है संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई। तो उसका जो आपको सही उत्तर मिल रहा है वो आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, जो सी नंबर पे क्वेश्चन आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कुलभूषण पांडे, बी है विकास त्यागी और सी है अजय भूषण पांडे और डी है रमेश श्रीवास्तव। तो सरकार ने आप देखेंगे पूर्व वित्त सचिव रह गए अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में। इसको किनको? अजय भूषण पांडे को। ये पहले जो है कि पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है ने इन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो इनका अवधि जो होगी इस पद पर यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में 3 साल होगी। और यह पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से भी सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले जो है कि साल फरवरी में यानी 2021 के फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। अब इस बार आप देखेंगे तो 2022 में इनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अजय भूषण पांडे। तो आपको अजय भूषण पांडे जी को दिखाते हैं, आपको फोटो दिख रही है अजय भूषण पांडे जी की। तो सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है इसने उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है और वह पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना। इसका जो आपको उत्तर दिख रहा है सी है, अजय भूषण पांडे आपको दिख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, मार्च 2022 तक का पूछ रहा है। तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है? मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें पूछ रहा है कि मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है। पहला है प्रथम, बी है द्वितीय और सी है चौथा और डी है 5वां। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बात करें भारत का इक्विटी बाजार, आप देखेंगे पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का जो इक्विटी बाजार है ये 5वें नंबर पे दिया। 5 आपको दिखाई सिर्फ 5 सूची में शामिल हुआ, तो 5वें नंबर पे ये दिखाई देगा। ये भारत का जो इक्विटी बाजार है, इस बार बाजार पूंजीकरण के मामले में जो वैश्विक सूची है उसमें भारत का स्थान आपको 5वां दिखाई देगा। और देश का जो कुल मार्केट कैप होगा 3.21
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आपको दिखाई देगा। और पहले 4 स्थानों पर आप देखेंगे, अगर इसमें 5 भारत है तो पहले 4 स्थानों पर आप देखेंगे अमेरिका है। अब अमेरिका जो है उसकी है 47.32 ट्रिलियन डॉलर आपको दिखाई देगा उसका। चीन का 11.52 ट्रिलियन डॉलर दिखाई दे, और जापान का 6 ट्रिलियन डॉलर दिखाएगा, और हांगकांग आपको दिखाई देगा। तो पहले नंबर पे वैश्विक सूची में पहले नंबर पर आपको अमेरिका दिख रहा है, दूसरे पे चीन दिख रहा है, और तीसरे पे जापान दिख रहा है, चौथे पे हांगकांग दिख रहा है, और 5वें पे आपको भारत दिखाई देगा बाजार पूंजीकरण के मामले में। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 5वें नंबर पर। देखिए आपको ये, तो भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ है, और देश का कुल मार्केट जो कैंप है 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और पहले 4 स्थानों पर जो है अमेरिका है, तो 47.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर। चीन जो है 52 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है, और जापान 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, हांगकांग चौथे नंबर पर है। अब भारत के बाद आप देखेंगे कि भारत इसमें 5वें स्थान पर दिख ही रहा है, और भारत के बाद अगर आप देखेंगे तो यूके दिखेगा, सऊदी अरब दिखेगा, कनाडा दिखेगा, फ्रांस और जर्मनी का आपको स्थान मिल जाएंगे। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के बाद किन देश का स्थान है, तो यूके, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी का स्थान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ECTA पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है, किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है जापान, बी है अमेरिका, सी है कनाडा, और डी है आपको ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। अब यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात के लिए ड्यूटी एक्सेस प्रदान करना चाहता है। ये जो है, अब इस निर्यात में इंजीनियरिंग सामान आपको दिखेंगे, रत्न दिखेंगे, आभूषण दिखेगा, कपड़ा दिखेगा, और परिधान और चमड़ा ये इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो सहयोग और व्यापार समझौते हैं, अब इस समझौते से 5 वर्षों में वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनमें द्विपक्षीय व्यापार को 45 से 50 बिलियन डॉलर आपको ध्यान देना है तक बढ़ावा देने और भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ये जो भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तो यानी ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगा। देखिए आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये समझौता हुआ उसकी बात चल रही थी, इसका फोटो उसी से संबंधित आपको दिखाया जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात के लिए ड्यूटी एक्सेस प्रदान करना चाहता है, जो है ऑस्ट्रेलिया को यह भारत प्रदान करना चाहता है। अब इस निर्यात में इंजीनियरिंग सामान आपको दिखेंगे, रत्न और आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़ा सामान आपको शामिल दिखेंगे। अब इस समझौते से आप देखेंगे 5 वर्षों में वस्तु जो है और सेवाएं हैं इनमें द्विपक्षीय व्यापार को 45 से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ावा देना है, और भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की उम्मीद है। इस समझौता से ऐसा बताया जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। ध्यान से देखिएगा, किस एशियाई देश के बारे में पूछ रहा है। आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। ए है श्रीलंका, बी है मलेशिया, सी है भूटान, और डी है नेपाल। तो हाल ही में आप देखेंगे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जो है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के विरोध के बीच जो है देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया है। और विशेष राजपत्र अधिसूचना ने जो है ये बोला कि 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में यह सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। कब से? 1 अप्रैल से इसको शुरू कर दिया गया। और निवासियों को ईंधन, रसोई गैस और कम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुओं और लंबे समय तक बिजली कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ये प्रभाव इसके दिखाई दे रहे हैं।
तो किस एशियाई देश ने इसको किया है? तो श्रीलंका ने किया है। तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ए, यानी श्रीलंका। देखते हैं इसके बारे में। आपको देखो श्रीलंका का आपको मैप दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। और विशेष राजपत्र अधिसूचना ने 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में एक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की और निवासियों को जो है ईंधन, रसोई गैस, जैसा कि हमने बताया, कम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुएं और जो बिजली कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके प्रभाव के रूप में आपको देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित साजीबू नोगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है? ध्यान से देखिएगा कि साजीबू नोगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्योहार है, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरल आपसे पूछ रहा है। तो ये साजीबू नोगमा पनबा जो है ये मणिपुर के सनमह धर्म के अनुयायियों के लिए चंद्र नव वर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्योहार आपको दिखेगा। तो मणिपुर में एक आपको धर्म दिखाई देगा, सनमह धर्म होगा, उसके अनुयायियों के लिए चंद्र नव वर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्योहार है जो है। और यह दिन ज्यादातर साजिबू के चंद्र महीनों के पहले दिन मनाया जाता है। और मितेई चिराओबा या साजबू चिराओबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यह जो है त्योहार मणिपुर के सबसे बड़े जनजाति समूहों में आप देखेंगे, समुदायों में एक मितेई है, उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। तो एक मितेई समुदाय आपको मणिपुर में सबसे बड़ा दिखाई देगा, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मणिपुर। तो साजीबू नोगमा पनबा के बारे में देखिए, आपको ये उसके जो है कि आप देखेंगे उस त्योहार पे ये बनाया जाता है, ये भोजन इनके दिख रहे हैं। साजीबू नोगमा पनबा मणिपुर में सनमह धर्म के अनुयायियों के लिए चंद्र नव वर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्योहार है। और यह दिन ज्यादातर साजिबू के चंद्र महीनों के पहले दिन मनाया जाता है। और मितेई चिराओबा या साजिबू चिराओबा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह त्योहार जो है मणिपुर में सबसे बड़े जनजाति जो समुदाय हैं जिसका नाम मितेई है, लोगों द्वारा इसको मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको व्याख्या में इसकी चर्चा किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित वरुण अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वरुण अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न पूछ रहा है और कह रहा है कि यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। और 2 पूछ रहा है कि इसका 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। अब पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, ये दिख रहा है आपको। तो अगर बात करें वरुण अभ्यास की, तो वरुण अभ्यास जो है एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अब इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में एक तरफ भारत और दूसरा फ्रांस शामिल होता है। तो ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का हाल ही में जो है 2022 में 20वां संस्करण भारत और फ्रांस द्वारा अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। अब ये जो आयोजित किया गया 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो अरब सागर में आयोजित किया गया। अब ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया, क्योंकि ये द्विपक्षीय अभ्यास है वरुण अभ्यास, यानी 2 देश इसमें शामिल होते हैं। एक तरफ भारत होगा और दूसरी तरफ फ्रांस आपको दिखाई देगा। अब इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की जो विभिन्न इकाइयां थी, जैसे पनडुब्बी जहाज, लड़ाकू विमान और समुद्री गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर इत्यादि ने इसमें भाग लिया है। अब यह अभ्यास अगर बात करें तो इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि भाग लेने वाली इकाइयां जो है समुद्री क्षेत्र में अपने परिचालन कौशल को और बेहतर कर सके। अब अगर पूछा जाता है कि यह कब शुरू किया गया था पहली बार, तो ये जो अरुण अभ्यास है पहली बार 1993 में शुरू किया गया था और दोनों देश की नौसेनाओं के बीच। अब हमने आपको कहा कि ये द्विपक्षीय अभ्यास है, तो इसका पहली बार शुरुआत कब हुई? 1993 में हुई। और 2001 में इस अभ्यास का नाम जो है वरुण रखा गया। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय वरुण नहीं इसका नाम था, 2001 में इसका नाम क्या रखा गया? वरुण अभ्यास रखा गया। तो चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसके दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप, तो आपको ये अभ्यास दिखाई दे रहा है एक फोटो। तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 25वां संस्करण भारत और 20वां संस्करण
भारत और फ्रांस द्वारा अरब सागर में 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया। दोनों देशों की जो है सेनाओं का जो नौसैनिक इकाइयां थी वो शामिल हुई। अब यह अभ्यास इसलिए किया जाता है कि ताकि भाग लेने वाली इकाइयां समुद्री क्षेत्र में अपने परिचालन जो कौशल है इसकी उसको बेहतर कर सके। 1993 में इसको लागू किया गया था और 2001 में इस अभ्यास का नाम वरुण रखा गया। आपको ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। यह कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शन है जिनेवा, बी है पेरिस, सी है शिकागो और डी है दिल्ली। तो हाल ही में जिनेवा ने जो है ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक आयोजित की गई जिनेवा में। अब देखेंगे इस बैठक में दुनिया भर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल की जो आवश्यकता है उस पर चर्चा की गई। और भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जो प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह है में कोविड-19 कार्यकारी समूह के जो प्रमुख थे डॉक्टर हैं जो है प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा, इन्होंने भाग लिया है भारत की तरफ से। अब ये जो है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह के जो है आपको प्रमुख दिखाई देंगे, डॉक्टर एनके अरोड़ा इन्होंने शामिल किया। तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस शहर ने इसकी मेजबानी की है बैठक की, तो ये जिनेवा किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखते हैं इसके बारे में। आपको ये जिनेवा का मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो हाल ही में जिनेवा में ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक आयोजित की गई। अब इस बैठक में आप देखेंगे दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल है उसकी आवश्यकता पर चर्चा की गई। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार में कोविड-19 कार्यकारी समूह के जो प्रमुख हैं डॉक्टर एनके अरोड़ा ने इसमें जो है भाग लिया है। इस तरह के आज के ये 10 क्वेश्चन हैं। आप लोग जो है कि इस क्लास में लगातार इस तरह बने रहिए और प्लीज आप लोग और भी लोगों को शेयर करिए, अधिक से अधिक चैनल में आप लोग जोड़िए। आपका अपना द काउंसिल परिवार जो है ये चीजें आपके लिए लेकर के आ रहा है और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो आप लोग इसमें लगातार बने रहिए और बन करके आप अपने लक्ष्य को सार्थक करें, आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।